हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का ईपीएल का मैच। आज ज़्यादा मैचेस लिस्टेड नहीं हैं ड्रीम 11 पर, तो जिनमें से एक मैच ये है और मेरे ख्याल से आखिरी मैच है आज के दिन का। तो इससे पहले कि इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें, अगर कल वाले मैचेस के रिजल्ट हम रिवाइज कर लें तो पहला मैच रशियन प्रीमियर लीग का, मतलब मुझे नहीं लगता कोई आसपास होने चाहिए। आराम से हमने जीत लिया था। और सब जब कैप्टन वाइस कैप्टन स्ट्राइकर्स की तरफ जा रहे थे या फिर ऊफा के डिफेंडर्स की तरफ जा रहे थे, तब हमारे लिए जो सबसे बेहतरीन पासर्स थे, और मैच भी वही पासर्स आए, मैंने बता भी दिया था टेलीग्राम पर, तो वही हमारे लिए थे। साथ में जुआओ जिन्हो तो मस्ट हैव थे ही, उनके लिए कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेस्टर वाले मैच में हमने कहा था थोड़ा रिस्क है, अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि हम हर मैच में ही करते हैं, तो इधर उधर चलवा जा भी सकता है। तो वो इधर उधर गया भी, लेकिन एक प्रेडिक्शन जो कि सबसे बड़ा प्रेडिक्शन था, और लगभग 50% जनता ने जिसको कैप्टन रखा था, जेमी वार्डी के बारे में जो प्रेडिक्शन हमने किया था, वो बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेट था। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट अच्छा नहीं गया था। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच रेलीगेशन बैटल में नहीं कहूँगा, लेकिन आज के मैच में जो भी टीम हारेगी ना, उसके ऊपर फिर से एक डर का साया लगा रहेगा, क्योंकि नीचे से जो टीमें हैं, नॉर्विच सिटी को छोड़कर बाकी जो टीमें हैं, एस्टन विला और भी जो टीम है रेलीगेशन जोन में, वो पूरी तरीके से प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, वो लगातार मैचेस जीत रहे हैं, अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आज के मैच में जो भी टीम हारेगी, उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए मुझे इस मैच का अप्रोच मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए दोनों टीमों से। दो तरह की ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोनों ही टीम बिल्कुल सावधानी से खेलेगी, गोल करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करेगी। ठीक है, ताकि कोई टीम हारे ना, मतलब दोनों ही अपने घर को संभालने की कोशिश करेंगे ताकि पॉइंट्स ना गंवाए जाए, 3 ना सही 1 पॉइंट ही आए। ये भी एक अप्रोच हो सकता है, और दूसरा अप्रोच ये भी हो सकता है कि दोनों ही टीम कोशिश करेंगी कि बिल्कुल सेफ रहेंगे और 3 पॉइंट के लिए ही जाएँगे और पहले मोमेंट से ही हार्ड हिटिंग अटैकिंग फुटबॉल शुरू करेंगे। तो 2 तरह की ही चीज़ें हो सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा-सा कन्फ्यूजन मुझे है। तो देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हमें आगे मिलता है। ये मैच होने जा रहा है लंदन स्टेडियम में, जो कि वेस्ट हैम का होम ग्राउंड है। करंट पोजीशन की बात करें तो आप देख सकते हैं वाटफोर्ड 17th पोजीशन पर है और वेस्ट हैम 16th पोजीशन पर चल रहे हैं। और दोनों ही टीमों के पॉइंट्स भी सेम हैं, बिल्कुल 34 पॉइंट्स पे खड़े हुए हैं दोनों ही टीमें। तो दिक्कतें हैं काफ़ी सारी, तो देखते हैं क्या होता है। आज के मैच में मिसिंग प्लेयर्स की बात करें, वाटफोर्ड के होकर ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि नहीं खेलेंगे। वेस्ट हैम के होकर स्नॉडग्रास आउट है, और नोबल खेलेंगे, आज के मैच में खेल सकते हैं। बाकी ये दोनों डाउटफुल हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, वाटफोर्ड पिछले 4 अवे मैच में गोल ही नहीं कर पाई है। ठीक है, हारी हो या ड्रॉ करा हो, लेकिन गोल नहीं करा है उन्होंने। वेस्ट हैम हैव कंसीडर्ड एटलीस्ट 2 गोल्स इन 8 ऑफ देयर लास्ट 10 मैचेस। और अगर आपने वेस्ट हैम का जो हमने सेकंड, मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट मैच था न्यूकैसल यूनाइटेड के अगेंस्ट में, वो मैच का वीडियो आपने देखा होगा, तो आपको वेस्ट हैम का आइडिया होगा। और वाटफोर्ड के मैचेस भी हमने कवर करे हैं आखिरी मैच, तो दोनों टीमों के आइडिया आपके पास ऑलरेडी होने चाहिए अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो। अगर नहीं भी हैं तो भी मैं आगे बता दूंगा। वाटफोर्ड पिछले 4 अवे मैचेस में हारी भी है। हाँ, वेस्ट हैम फोर्थ हाईएस्ट गोल कंसीडिंग टीम है, और इसके बारे में आगे डिस्कस कर चुका हूँ। आगे समझाता हूँ क्या है चीज़ें। और वाटफोर्ड थर्ड लोएस्ट गोल स्कोरिंग टीम है। वेस्ट हैम अभी 3-2 से आगे चल रहे हैं हेड टू हेड आखिरी 6 मैचेस की अगर हम बात करें तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं। अभी दोनों टीमों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे देता हूँ। ठीक है, पहले बात करते हैं होम टीम वेस्ट हैम का। पूरी तरह से हार्ड हिटिंग अटैकिंग फुटबॉल ये खेल रहे हैं पिछले कुछ मैचेस में। मिनिमम 2 गोल कर रहे हैं हर मैच पे, मिनिमम 2 गोल या फिर उससे ज़्यादा। भले ही वो उसके बदले 2-3 गोल कंसीड कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही है, वो हर मैच पे गोल कर रहे हैं। और इस बीच उन्होंने चेल्सी, न्यूकासल यूनाइटेड जैसे टीमों के अगेंस्ट में भी खेला है। चेल्सी को उन्होंने हराया भी है अगर आपको याद हो। तो ऐसा इनका पूरा कंसंट्रेशन, खास करके डेविड मोयस के कोचिंग के आने के बाद, इनका पूरा कंसंट्रेशन विंग प्ले पे हो रहा है। इनके विंगर्स, इनके फुलबैक्स काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मिडफील्ड में इनके पास 2-3 बहुत अच्छे होल्डिंग मिडफील्डर्स हैं, जिनके ऊपर डिपेंड करके ये मिडफील्ड में स्टेबिलिटी बढ़ा चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, और पूरी तरह से हार्ड हिटिंग विंग प्ले कर रहे हैं। डिफेंस उतना सही नहीं है और उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन उनका है भी नहीं। गोल कंसीड कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ मैचेस से क्योंकि गोल वापस भी कर रहे हैं, तो इधर वो जीत रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए वेस्ट हैम हारी नहीं है उस तरह से। ठीक है, अभी वाटफोर्ड की बात करते हैं। इनका तो जो है डिफेंसिव अप्रोच रहता है।
इनके पास गोल स्कोरर्स की कमी है, तो मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है वेस्ट हैम से। ये अपने डिफेंस पे कंसंट्रेशन रखने की कोशिश करते हैं। कोशिश इनका यही होता है कि पूरी तरीके से 11 प्लेयर्स के साथ डिफेंस करा जाए और काउंटर अटैक पे अगर एक आध मौके मिले। अभी आखिरी मैच पर उन्होंने न्यूकासल के अगेंस्ट में जीत हासिल करा था। सभी स्कोरबोर्ड देखेंगे और कहेंगे न्यूकासल के अगेंस्ट उन्होंने जीत हासिल करा था। ट्रॉय डिनी ने करा था 2 गोल। लेकिन अगर आपने मैच देखी होगी तो आपको पता होगा न्यूकासल पूरे मैच में ही लगभग अच्छा खेल रही थी। लेकिन एक कुछ 30 मिनट का ही मैं कहूँगा ड्यूरेशन था। बहुत ज़्यादा घटिया फुटबॉल आप कह सकते हैं खेला था उनके डिफेंस ने। बहुत सारे एरर्स करे थे पेनल्टी बॉक्स के अंदर आके ही। उनको याद आ रहा था कि हमें तो टैकल करना है, और टैकलिंग में गलतियां कर रहे थे और पेनल्टी दे रहे थे, फ्री किक गिव अवे कर रहे थे। और 2 पेनल्टी वहां से मिल गए जहां से गोल किया ट्रॉय डिनी ने। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियरली कह सकता हूँ कि उस मैच से पहले, इवन उस मैच में भी ट्रॉय डिनी अच्छे फॉर्म पर नहीं थे। अब अगर आप उनके सामने खाना परोस के दोगे तब तो वो खाएँगे ही। लेकिन जो एक स्ट्राइकर का हम इंस्टिंक्ट कहते हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है ट्रॉय डिनी में अभी। चाहे वो गोल करें ना करें अलग बात है, लेकिन मैच में इफ़ेक्टिवनेस उनका बहुत कम है। उनके बदले में मैं कुछ प्लेयर्स का नाम बताऊँगा जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव रहे हैं, ठीक है? जो कि आप बड़ी लीग में ज़रूर ट्राई कर सकते हो। आगे मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। और एक चीज़ जो दोनों ही टीमों की तरफ से कॉमन है, वो है दोनों ही टीमें पोज़ीशन रखना पसंद नहीं करती है। आखिरी हेड टू हेड मैच जो हुआ था, वेस्ट हैम ने यहाँ पर हरा दिया था वाटफोर्ड के घर पे जाके 3-1 से। वाटफोर्ड के ऊपर एकमात्र गोल किया था एंडी ग्रे ने, और डिफेंस यहाँ पर वाटफोर्ड का ख़राब था। वेस्ट हैम, जैसा मैंने बताया कि ज़्यादा वो अपने डिफेंस के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं देते। हालांकि यहाँ पर कोच अलग थे, लेकिन वैसे ही अप्रोच यहाँ पर भी था। डिफेंस में गोल हो गया था लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। गोल यहाँ पर 2 गोल करे थे हालर्ड ने, ठीक है? और वेस्ट हैम के होकर तीसरा गोल किया था मार्क नोबल ने। मार्क नोबल का परफॉर्मेंस पिछले 2-3 मैचेस में अगर मैं बताऊं तो वाटफोर्ड के अगेंस्ट में काफ़ी अच्छा रहा है। आखिरी 2 फिक्सचरों में उन्होंने गोल करा है, इंक्लूडिंग पेनल्टी। पेनल्टी लेते हैं क्योंकि वो पेनल्टी मिला भी है वेस्ट हैम को और उन्होंने गोल भी करा हुआ है। तो ये कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं। और आप फिर से देख सकते हैं कि विंग प्ले का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया था, जहाँ से एक असिस्ट भी प्रोवाइड किया रहा था एंडरसन ने। वाटफोर्ड का गोल सेट पीस से आया था। वेस्ट हैम स्ट्रॉन्गर अटैकिंग टीम थी, जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। वेस्ट हैम ने सेट पीस से गोल किया। वाटफोर्ड के पास यहाँ पर पोजीशन था, तो ये एक चीज़ है क्योंकि दोनों ही टीमें पोजीशन रखना पसंद नहीं करती है। लेकिन आखिरी हेड ट्रिप में वाटफोर्ड ने कुछ हद तक पोजीशन रखा था। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करेंगे, होलेबास को टैकल्स ज़्यादा जीतने पड़े थे। और जाहिर सी बात है, होलेबास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो लेफ्ट फुल बैक खेलते हैं, तो इनको सबसे ज़्यादा टैकल्स जीतना पड़ रहा है। मतलब क्या, वहाँ से काफ़ी अटैक आए थे और इसीलिए मैं पहले ही आपको बताया कि वेस्ट हैम विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलती है, तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। वेस्ट हैम ने भी सेट पीस से गोल करा था। अच्छा, और यहाँ पर और जैसे पोजीशन आया तो आप कापुए और दुकुड़े, इनके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। मतलब इस टीम के सबसे बेहतरीन पासर्स में से हैं वाटफोर्ड के, तो इन दोनों के पासेस आपको दिख जाएंगे। और मार्क नोबल वेस्ट हैम की तरफ से, खोलेबाज के 13 क्रॉसेस लेफ्ट बैक से, और उसके बाद लैंजीनी और ये कुछ हैं फॉस्टर के साथ सेव्स। तो पूरी तरीके से वेस्ट हैम ने यहाँ पर डोमिनेट करा था और स्कोर लाइन भी यही सजेस्ट कर रहा है, ठीक है? आखिरी कुछ मैचेस की अगर हम बात करें, वाटफोर्ड ने न्यूकासल को हराया था, जैसे मैंने आपको बताया। आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, दोनों ही गोल यहाँ पर पेनल्टी से किया था ट्रॉय डिनी ने। इस्माइला सार सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं आज के मैच में, अगर वाटफोर्ड की तरफ से मैं बोलूँ तो इन फॉर्म है। और आगे भी मैं कुछ चीज़ें इनके बारे में बताऊंगा। और बहुत ही मतलब प्लेयर हैं, बॉक्स के आसपास घूमते रहते हैं और हमेशा ही मतलब स्विंग करने की कोशिश करते हैं। इससे डिफेंडर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होता है इनको मार्क करने में, और कभी कभार इनको फाउल वगैरह भी मतलब करते हैं और फ्री किक पेनल्टी मिलता रहता है। और इसके सिवाय मिडफील्ड से आपको ह्यूजेस, इन दोनों प्लेयर्स पर ज़रा नज़र रखना। ये दोनों ही काफ़ी सिमिलर पैसन के प्लेयर हैं। इस्माइल असार तो फॉरवर्ड लाइन पे लिस्टेड है, आपको इनका नाम दिख जाएगा। लेकिन ह्यूजेस को लोग उस तरह से नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन कभी भी वो कहीं से भी आ सकते हैं बॉक्स के अंदर और गोल थ्रेट दे सकते हैं। बाकी डिफेंस यहाँ पर भी थोड़ा सा लड़खड़ा गया था, लेकिन डॉसन ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेला था। मैन ऑफ द मैच चुने गए थे, आप देख सकते हैं। ट्रॉय डिनी के 2 गोल्स थे, लेकिन मैन ऑफ द मैच हुए थे यहाँ पर डॉसन। न्यूकासल के अटैकिंग थर्ड ख़राब नहीं थे, लेकिन बहुत ख़राब फुटबॉल उनकी डिफेंस ने खेला था, और इसीलिए मतलब कुछ खास करने लायक थी नहीं। और वाटफोर्ड तो डिफेंसिवली अच्छी टीम है ही, तो वाटफोर्ड ने फ्लैंक्स का इस्तेमाल करा, फुल बैक्स ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करा। डिफेंसिव मिडफील्ड और डिफेंस यहाँ पर सही था। न्यूकासल सेट पीस से गोल करने में सक्षम रही थी और पोजीशन भी यहाँ पर न्यूकासल ने रखा था।
और वाटफोर्ड की तरफ से क्योंकि पोजीशन नहीं था, खास कुछ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ह्यूजेस के आप देख सकते हैं सेट पीस लेते हैं, जैसा मैंने बताया 5 क्रॉसेस उन्होंने निकाले थे सेट पीस के जरिए डॉसन के टैकल से। अभी पिछले 10 मैचेस में से सबसे बड़ा जीत जो वाटफोर्ड के लिए नसीब हुआ था वो है लिवरपूल की अगेंस्ट में जीत। अभी लिवरपूल वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टीमें हैं, तो उनको कैसे हरा दिया मैं आपको रेसिपी समझाता हूँ। अच्छा, लिवरपूल ने खराब फुटबॉल खेला था, ठीक है, वो कोई मतलब डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी 3-0 लिवरपूल जैसी टीम के अगेंस्ट में आपको करना है तो कुछ तो आपको पॉजिटिविटी चाहिए होगी। मैं पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। लिवरपूल ने रखा था 71% पोजीशन। इसका मतलब क्या, वाटफोर्ड के पास पूरा मैच ही लगभग बॉल नहीं था, और जब उनके पास बॉल आया उन्होंने किया काउंटर अटैक। अभी अगर आप फुटबॉल थोड़ा बहुत देखते हैं, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी बताता हूँ, अगर कोई टीम काउंटर अटैक करती है तो उनके अटैकिंग थर्ड के ही प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं 90% मौके में, या तो स्ट्राइकर या तो दोनों विंगर्स, और यही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वाटफोर्ड ने एक गोल किया था शायद से 50 मिनट्स के बाद, और उसके बाद 5-7 मिनट के ड्यूरेशन के भीतर 2 गोल कर दिया था, जहाँ पर इस्माइला सार जो इनके विंगर थे और ट्रॉय डिनी, इन दोनों ने गोल किया था, साथ में डुकुरे के भी एक असिस्ट थे। तो ये था, ठीक है। तो इसी के ऊपर डिपेंड करके पूरी तरीके से वाटफोर्ड ने गोल कर दिया, और वाटफोर्ड एक ऐसी टीम होती है कि वो एक गोल करके भी डिफेंस कर सकती है, डिफेंड कर सकती है उस गोल को। ऑफ कोर्स अगर बड़ी टीम हो तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही बताया लिवरपूल ने यहाँ पर खड़ा फुटबॉल खेला था, तो वो दिन वाटफोर्ड के लिए था और रिजल्ट भी। और वही एक मैच था जहाँ पर इस्माइल असर ने गोल काफ़ी करे थे, और उसी मैच के बाद लोग इस्माइल असर को नहीं भूल पा रहे हैं, और अभी भी आप देख सकेंगे कि काफ़ी हाईली सिलेक्टेड प्लेयर हैं इस्माइल असर आज के मैच में भी। पोजीशन नहीं था तो यहाँ पर खास कुछ आपको परफॉर्मर्स नज़र नहीं आएंगे। मसीना के टैकल्स, फमिनिया की इंटरसेप्शन, और कुछ खास यहाँ पर है नहीं। दोनों फुल बैक्स ने भी काफ़ी अच्छा काम करा और ओपोनेंट के विंगर्स को ब्लॉक किया। साउथहैम्पटन के अगेंस्ट में यहाँ पर जीत हासिल करा, और एक गोल जो मिला था वो भी ओन गोल था साउथहैम्पटन की तरफ से। बहुत ही ख़राब फुटबॉल, अटैक डिफेंस कुछ बोलने वाली बात है नहीं। साउथहैम्पटन ने पूरी तरीके से सेंटर से ही अपने सारे काम करे, विंग प्ले करा, लेकिन उस तरह से इफेक्टिव नहीं था। तीनों ही गोल सेंटर से ही आए, एक गोल सेट पीस से कंसीड किया था। अटैकिंग थर्ड खराब था, होल्डिंग मिडफील्ड यहाँ पर फिर से ठीक ठाक था, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं। सेट फिट से गोल का साउथहैम्पटन ने पोजीशन भी साउथहैम्पटन के पास, मतलब फिर से वाटफोर्ड के पास पोजीशन नहीं। तो ये है वाटफोर्ड, काफ़ी डिफेंसिव टीम है और इनके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि डेली डेली ये 2 गोल करके जीत सकें, ठीक है। मैंने आपको ऊपर ही समझाया कि तीसरे नंबर पर आती है जब लोएस्ट गोल स्कोरिंग टीमों की बात हो तो। काउंटर अटैक पे ये हिट कर सकते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि पोजीशन वो रखते हैं या नहीं, क्योंकि आखिरी हेड टू हेड मैच में उन्होंने पोजीशन रखा था, तो अगर पोजीशन रखते हैं तो ऑफकोर्स काउंटर अटैक के मौके तो आएंगे नहीं। इनके अगेंस्ट में जो टीमें सक्सेसफुल होती हैं वो सेंटर से ही मतलब होता है इनका काम, मतलब सेंट्रल स्ट्राइकर्स का इनके अगेंस्ट में काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स होते हैं, चाहे वो कोई भी टीम का हो, ठीक है। और इनका जो मिडफील्ड है ये काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब होल्डिंग कैपेसिटी कैपेबिलिटी की बात करी जाए या फिर क्रिएटिव कैपेबिलिटी बात करी जाए, ठीक ठाक होता है। विंग प्ले ये करते हैं, उतना इफेक्टिव भले ही ना हो। एक 2 नाम मैंने आपको जो बताया, एक तो है इस्माइला सार और एक है विल ह्यूजेस, ये दोनों काफ़ी सही फॉर्म पर हैं। इस्माइला सार का तो सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी हाई है, और विल ह्यूजेस भी काफ़ी मूवमेंट वगैरह करते रहते हैं। स्मॉल लीग में आप इनको ट्राई करो या ना करो, लेकिन बड़ी लीग में बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। प्रॉब्लम इनके लिए सबसे बड़ी जो है अटैकिंग ऑप्शंस की कमी। इनके सबसे रिस्पॉन्सिबल जो प्लेयर हैं ट्रॉय डिनी, वो बिल्कुल भी फॉर्म पर नज़र नहीं आ रहे हैं। पिछले मैच में भले ही उन्होंने 2 गोल पेनल्टी से करे हुए हों। अभी बात करते हैं वेस्ट हैम की तरफ से क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। साउथहैम्पटन को उन्होंने हराया था 3-1 गोल से। जी, साउथहैम्पटन ने वाटफोर्ड को 3-8 गोल से हराया, उनको उन्होंने 3-1 गोल से हराया था, और यहाँ से आपको पूरी तरह से उनकी स्ट्रेंथ जो है समझ में आ जाएगी। विंग प्ले मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं 3 के तीनों ही गोल विंगर्स ने बनाए, या तो गोल किया या तो खुद बनाए। जहाँ से यहाँ पे फॉर्नल्स का नाम आपको दिख जाएगा। फॉर्नल्स काफ़ी क्रिएटिव फुटबॉलर हैं और काफ़ी पोजीशंस पर खेल सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव जनरली विंग पे ही वो ज़्यादा होते हैं। यहाँ से हालर और एंटोनियो का गोल था। एंटोनियो पिछले कुछ मैचेस से कमाल के फॉर्म पे नज़र आ रहे हैं। आपको पता ही होगा नॉर्विच के अगेंस्ट में उन्होंने 4 गोल करा था। मैं नॉर्विच को एज ए ओपोनेंट उतना प्रायोरिटी नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी 4 गोल करना उतना आसान बात तो है नहीं। डिफेंस में फिर से गलतियां थी, एक गोल कंसीड किया, लेकिन जैसे मैंने बताया कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। डेविड मोयस के कोचिंग में वो कभी भी डिफेंस में ज़्यादा कंसंट्रेशन दे ही नहीं रहे हैं। फिर भी यहाँ पर कंपैरेटिवली बेटर डिफेंसिव एरिया था। होल्डिंग मिडफील्ड भी सही था। होल्डिंग मिडफील्ड यहाँ पर भी काफ़ी सही है, जैसे मैंने बताया डिक्लन राइस और या तो मार्क नोबल और थॉमस सूचेक, थॉमस नाम है शायद, सूचेक जो है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इनके बारे में आगे कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, देखते रहना। साउथहैम्पटन ने यहाँ पर सेट पीस से गोल किया और पोजीशन रखा था, तो फिर से वेस्ट हैम के पास पोजीशन नहीं। विंग प्ले एक्टिव था, 2 गोल्स वहाँ से आए।
मार्क नोबल के पासेस, क्रिस वेल के क्रॉसेस, ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर क्योंकि पोजीशन नहीं है, खास कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। न्यूकासल के आगे इसमें 2-2 की बराबरी करी। न्यूकासल के डिफेंस में गलतियाँ हुआ था, लेकिन फिर भी ज़्यादा गोल्स नहीं कर पाए वेस्ट हैम। उसके पीछे का रीज़न ये है कि लेफ्ट साइड उनका जो था पूरी तरीके से ख़राब चल रहा था, लैंज़िनी का परफॉर्मेंस। और फॉर्नाल्स, जैसे मैंने आपको बताया, ये विंग पे भी खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंट्रली आ गए और वहाँ पर इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। लेकिन मिडफील्ड में आपको दिख जाएगा, सूचेक ने यहाँ पर गोल करा था। सूचेक का एक इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाता हूँ। ये सेट पीस में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाते हैं अंदर, कॉर्नर्स वगैरह में। अगर आप मैचेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत जल्दी बॉक्स के अंदर आ जाते हैं और एरियल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इनका इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। सिलेक्शन परसेंटेज आज के मैच में भी कम होगा, विदाउट एनी डाउट। स्मॉल लीग में लेना ना लेना आपके ऊपर है, लेकिन बड़ी लीग में इनको ज़रूर एक ट्राई ज़रूर करना। और बाकी डिक्लन राइस होते हैं, ये मैच में कंट्रोल वगैरह, पासिंग वगैरह सब कुछ सही करते हैं। विंग में आप देख सकेंगे जेरड बोवेन, जो कमाल के फॉर्म पे चल रहे हैं हल सिटी के दिन से ही। और यहाँ पर भी उन्होंने एक असिस्ट प्रोवाइड किया था, साथ में एंटोनियो का गोल। न्यूकासल ने कंसीड किया था, आल्मिरॉन ने गोल किया था और एक गोल सेल्वी ने। यहाँ पर खास कुछ नहीं है। विंग प्ले यहाँ पर भी करा था न्यूकासल ने, लेकिन उतना खास कुछ इफेक्टिव नहीं हो पाए थे वो। सेट पीस से गोल किया जो कि सूचक ने किया था। न्यूकासल ने पोजीशन रखा, मतलब फिर से वेस्ट हैम के पास पोजीशन नहीं। फ्रेडरिक्स के टैकल हैं, डिक्लन राइस के पास है जैसे मैंने आपको बताया, और बोवेन के क्रॉसेस। और आखिरी मैच जो हम कंसिडर करेंगे, ब्राइटन के अगेंस्ट में 3-3 यहाँ पर हुआ था। और फिर से आप देख सकते हैं कितने अमाउंट में गोल कंसीड कर रही है वेस्ट हैम की टीम, लेकिन कर भी कितना ज़्यादा कर रही है गोल, ये भी आप देख ही सकते हो। अच्छा, ब्राइटन ने यहाँ पर क्या किया था आप देखो। सेंटर स्ट्राइकर का गोल तो है, ठीक है। साथ में यहाँ पर पास्कल ग्रॉस ने एक गोल किया था, जो कि खुद विंग पे खेलते हैं। और एक ओन गोल यहाँ पर मिल गया था, तो ये हो गया ब्राइटन के 3 गोल। और वेस्ट हैम की तरफ से 3 में से 2 गोल किए थे उनके राइट विंगर स्नॉडग्रास ने, और एक गोल फिर से सेट पीस से हुआ, जो कि किया था दियोप ने। ठीक है, स्कोर्ड एंड कंसीडर फ्रॉम सेट पीस, आप देख ही सकते हो। बेटर स्कोर लाइन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की वजह से मतलब गोल कंसीड करना पड़ा, नहीं तो यहाँ पर जीत भी सकती थी ब्राइटन के पास पोजीशन, मतलब फिर से पोजीशन नहीं रखा। फ्रेडरिक्स के टैकल, नोबेल उसके बाद, और यहाँ पर खास कुछ नहीं है। तो यह है वेस्ट हैम के लिए, पूरी तरीके से विंग प्ले करते हैं और बिल्कुल ब्रूटल हार्ड हिटिंग फुटबॉल, अटैकिंग फुटबॉल जो हम कहते हैं, ये उनकी तरफ से आपको देखने को मिल रहा है। गोल्स काफ़ी कंसीड कर रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात हो नहीं रही है। इनके अगेंस्ट में विंग प्ले थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन उस तरह से आप इनके डिफेंस में कुछ कह नहीं सकते। इनके डिफेंडर्स के अगेंस्ट कोई भी गोल कर सकता है। सेट पीस इनकी स्ट्रेंथ है, काफ़ी गोल्स कर रहे हैं ये सेट पीस में हाल ही में, और सेट पीस में गोल कंसीड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। और ये सब चीज़ों को देखने के बाद देखो, मैच में क्या अप्रोच के साथ दोनों टीमें आएंगी ये बता पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये मैच काफ़ी सेंसिटिव मैच है। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन यही है कि आज के मैच में दोनों ही टीमें गोल की ही मेंटालिटी से आना चाहिए। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। और क्योंकि वेस्ट हैम की टीम काफ़ी हार्ड हिटिंग फुटबॉल खेल रही है, और मुझे नहीं लगता कि इस पॉजिटिव अप्रोच को उनको डाउन करना चाहिए, तो आज के मैच में मुझे लग रहा है कि आज के मैच में दोनों ही टीमों की तरफ से आपको गोल देखने को मिलेगा। और वेस्ट हैम क्योंकि अटैकिंग फायर पावर ज़्यादा है, और क्योंकि वो डिफेंस में उतना तक मतलब भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो वेस्ट हैम ही हो सकता है आज के मैच में आपको ज़्यादा गोल करते हुए दिख जाए, या फिर मैं कहूँ सही भाषा में बोलूँ तो वो आज के मैच में आपको जीतते हुए दिख जाए। लेकिन एक और पहलू है जो कि आपको ध्यान में रखना है, वाटफोर्ड के भी चांसेस इस मैच में हैं। कैसे चांसेस हैं? अगर वो फिर से पूरी तरीके से पोजीशन छोड़ के डिफेंसिव क्वालिटीज़ पे नज़र रखें, और वेस्ट हैम के जो फॉरवर्ड्स हैं, जो विंगर्स हैं, उनको ब्लॉक करने की कोशिश करें, क्योंकि वाटफोर्ड के अगेंस्ट में आप देख ही सकते हो विंग का उतना ज़्यादा रोल चलता नहीं है, और वेस्ट हैम विंग डिपेंडेंट फुटबॉल क्योंकि खेलती है, तो अगर वो वहाँ से कुछ काम कर सकते हैं तो चांसेस बन सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना है, अगर वाटफोर्ड को जीतना है तो 1 या 2 गोल, उससे ज़्यादा वो आप उनसे उम्मीद नहीं रख सकते। तो डिफेंसिव क्वालिटीज़ के ऊपर ही डिपेंड करके उनको जीतना पड़ेगा। ठीक है, और 1-0 2-1 तरीके का स्कोर लाइन ही उनके लिए सूटेबल है, इससे ज़्यादा वो गोल नहीं कर सकते। तो जब मैं ड्रीम 11 की टीम बनाऊँगा, ऑफकोर्स इधर उधर से थोड़ा बहुत रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो मैं यही स्कोर लाइन पकड़ के चलूँगा कि दोनों टीमें गोल करेंगी। ठीक है, अभी यह आपके ऊपर है कि आप किस टीम के ज़्यादा डिफेंडर लेना चाहते हो। मैं वाटफोर्ड के ही डिफेंडर ज़्यादा लूँगा। इसका 2 तरह का फ़ायदा होगा। एक तो अगर वाटफोर्ड जीत जाती है, ठीक है, तो नेगेटिव नहीं मिलेगा उनको, वेस्ट हैम के डिफेंडर्स को नेगेटिव मिलेगा जो आपके पास होंगे नहीं। और दूसरी बात ये, वाटफोर्ड के पास उस तरह से पॉजिटिव गोल स्कोरर्स की कमी है,
तो कुछ ऐसे डिफेंडर्स को मैं आपको दिखाऊंगा जिसको अगर आप लोगे तो सेट पीस वगैरह में, कॉर्नर्स वगैरह में वो आपको काफ़ी काम पे आकर दे सकते हैं। मैं आगे दिखाता हूँ सब कुछ। सेट पीस टेकर्स की बात करें, वाटफोर्ड में डीनी और पेरेरा पेनल्टी लेते हैं, उसके बाद इस्माइल सार काफ़ी पीछे नंबर आता है, शायद ही आ जाए पेनल्टी में इनका। फ्री किक में डेलोफ्यू, चालोबा और सार। वेस्ट हैम के होकर नोबल, अर्नाउटोविच और एंटोनियो। नोबल ही पहले लेते हैं, बाकी तो एंटोनियो शायद लेंगे अगर नोबल नहीं हो तो। फ्री किक में स्नॉडग्रास तो नहीं है। बोवेन और लैंजिनी, बोवेन कमाल के फॉर्म पे चल रहे हैं और गलती से भी इनको मिस मत कर लेना। अगर कहीं से आज वाटफोर्ड की टीम विंग प्ले को ब्लॉक नहीं कर पाई तो बोवेन आज के मैच में आपको भर भर के कुछ ना कुछ देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वाटफोर्ड के होकर हाईएस्ट गोल है ट्रॉय डीनी का, ये शायद अभी 8 हो गया है। पिछले मैच में उन्होंने 2 गोल करा था उसके बाद। और उसके बाद इस्माइल सार, 5 गोल उनके नाम, जिसमें से 2 गोल एक मैच में उन्होंने करा था, आपने देख ही लिया। वेस्ट हैम के होकर हालर हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं, उसके बाद स्नॉडग्रास। अभी एंटोनियो का भी शायद नाम आ गया है, उनका भी 7-8 गोल शायद हो चुका है, ये मैंने लिखा नहीं है। असिस्ट के मामले में डेलोफ्यू यहाँ से, और यहाँ से फॉर्नाल्स और स्नॉडग्रास का नाम आपको दिख जाएगा। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम के पॉसिबल लाइनअप्स, फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। देखो, एक ही पोजीशन है, एक ही जगह है जहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन या थोड़ा बहुत मैच चेंज आपके लिए हो सकता है, वो है डिफेंडर का सेक्शन। कौन से लेने हैं, कितने लेने हैं, यही एक चीज़ है। बाकी तो अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मिडफील्ड से कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैं अभी आपको बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये डिफेंस का ही जोन है जो कि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर रहा है। तो मैं जो आपको कहना चाहूँगा, वाटफोर्ड की तरफ से सार, इनको गलती से ही मिस मत कर लेना। वेस्ट हैम क्योंकि डिफेंसिवली अलर्ट नहीं रहती है, और वाटफोर्ड की तरफ से सार ही एकमात्र अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे प्लेयर लगे हैं, अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो, जो कि काफ़ी पेनिट्रेट कर रहे हैं और अच्छे फॉर्म पर भी दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ से ह्यूजेस का सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम होगा, स्मॉल लीग में लेना ना लेना आपके ऊपर है। डीनी को तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि पेनल्टी वगैरह ले रहे हैं, और अगर गलती से भी एक आध पेनल्टी मिल जाए तो फिर से आपके लिए गोल करके देंगे। अच्छा, डिफेंस में से वाटफोर्ड की तरफ से यहाँ से डॉसन और यहाँ से पमीनिया, इन दोनों पे नज़र रखना। ये कॉर्नर्स वगैरह में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हो। अगर आप वेस्ट हैम की तरफ से बात करोगे तो एंटोनियो मस्ट हैव है, और जिस फॉर्म पर वो चल रहे हैं, अगर वेस्ट हैम आज के मैच में पॉजिटिव कुछ करती है तो वेस्ट हैम की तरफ से बेस्ट कैप्टन चॉइस आपके लिए बन सकते हैं। और उसके बाद आते हैं जैरॉड बोवेन, या फिर मैं कहूँगा उनसे पहले ही। गोल स्कोरिंग, असिस्ट पोटेंशियल दोनों ही एबिलिटी इनके पास है, लेकिन अगर आज के मैच में देखना ये होगा कि इनको इनके अगेंस्ट में क्या प्लान करती है वाटफोर्ड, और विंग प्ले के अगेंस्ट में कैसे उनके अप्रोचेस रहते हैं। और उसके बाद फॉर्नाल्स यहाँ से। मिडफील्ड में नोबल, इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा चल रहा है, और पासिंग के पॉइंट्स ये रेगुलरली आपको देते ही रहते हैं। सूचक सेट पीस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, स्मॉल लीग में लेना ना लेना आपके ऊपर है, लेकिन सेट पीस में इन्होंने पिछले कुछ मैचेस से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है, इंक्लूडिंग एक गोल। काफ़ी पेनिट्रेट करते हैं और एरियल थ्रेट प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसा हो सकते हैं दियोप। तो ये दोनों सेट पीस में यहाँ से, और यहाँ से डॉसन और मसीना, जैसे मैंने फमीनिया जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से दोनों। ठीक है, और दोनों फुल बैक्स की बात करें तो जैसे क्योंकि वेस्ट हैम विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलते हैं, तो उनके फुल बैक्स भी काफ़ी कंट्रीब्यूट वगैरह करते हैं। इनमें से आरॉन क्रिसवेल, इनके स्टैटिस्टिक्स भी काफ़ी सही हैं। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम और किस तरह से आप हालत में सोच सकते हो। तो रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन मैं दोनों ही टीमों से गोल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि एक ऐसे सेंसिटिव मैच पे, जो कि इतना अच्छा फुटबॉल अटैकिंगली खेल रही है वेस्ट हैम, वहाँ पर वो गोल ही ना कर पाए। भले ही वो आज के मैच में जीते ना जीते, लेकिन मुझे लगता है गोल वो ज़रूर करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर 11 प्लेयर सिलेक्ट नहीं करे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन ये 7 मेरे लिए जो मेरा टेम्पलेट है टीम का वो बनाएंगे। एंटोनियो, इस्माइला सार, दुकुरे, डीनी, बोवेन, क्रिसवेल और फॉस्टर। फॉस्टर को मैंने रखा है, एक तो क्लीन शीट के पॉइंट्स किसी गोलकीपर को मैं नहीं दे रहा इस मैच पर, मेरा प्रेडिक्शन यही है। क्योंकि वेस्ट हैम ज़्यादा अटैकिंग टीम है, तो सेव्स के पॉइंट इनको ज़्यादा मिलेंगे, और ऑफकोर्स स्टैटिस्टिक्स भी फॉस्टर का ही बेटर है। मिडफील्ड में आपके पास 2 ऑप्शंस और हैं मैक्सिमम जो आप ले सकते हो। इन 2 ऑप्शंस में से आपके पास मैं अभी ऑप्शन दे देता हूँ जिनमें से आपको लेना है। मार्क नोबल, विल ह्यूजेस, और यहाँ से थॉमस सूचेक। इन तीनों में से आप 2 को ले सकते हो, या फिर इन तीनों में से एक को ले सकते हो, और यहाँ पर कापुए को ऐड कर सकते हो। कापुए कॉन्सिस्टेंटली आपको पॉइंट्स देंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है,
लेकिन क्योंकि ये गोल स्कोरिंग थ्रेड उतना पोजेस नहीं करते हैं तो इसीलिए मैंने इनका नाम सेकेंडरी रखा है। बाकी उन तीनों में से आप दोनों को लेकर चल सकते हो। ये गोल्स के मामले में भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस दे के चल सकते हैं। अगर आप मीडी प्रायोरिटी जानना चाहते हो तो मैं कहूँगा मार्क नोबल, क्योंकि ये सेट पीस लेते हैं, पेनल्टी में आते हैं और आखिरी 2 हेड टू हेड मैच में इन्होंने गोल करे हुए हैं। और उसके बाद विल ह्यूजेस, ठीक है, क्योंकि वाटफोर्ड बेटर डिफेंसिव टीम है तो मुझे एक्सपेक्टेशन यही है कि वो सेट पीस वगैरह में अलर्ट रहेंगे। तो हो सकता है सूचक के पास मौका ना आए और ऑन प्ले में सूचक उतना इफेक्टिव नहीं होते हैं जितना होते हैं विल ह्यूजेस। ठीक है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर विल ह्यूजेस और मार्क नोबल इन दोनों को पिक कर लिया। तो हो गए मेरे 5 मिडफील्डर्स। डिफेंडर्स में से आपके ऊपर सिलेक्शन मैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि रिजल्ट किस तरफ जाएगा। ये रिस्क आपको लेना है। अगर आप वाटफोर्ड के डिफेंडर लोगे तो अगर वेस्ट हैम 3-4 गोल कर देती है तो उसका नेगेटिव आने का चांस है। ठीक है, अगर आप वेस्ट हैम के डिफेंडर्स लेते हो तो अगर वाटफोर्ड जीत जाती है, क्लीन शीट रख के भी जीत सकते हैं। अगर वो जीतते हैं तो ऐसे ही वो जीतते हैं क्योंकि, तो वो पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन यही है और मेरा सजेशन यही है कि आप वेस्ट हैम के ही डिफेंडर्स लो। क्यों वेस्ट हैम के डिफेंडर्स लो? क्योंकि आज के मैच में दोनों ही टीमों से गोल्स की उम्मीद है। अगर वाटफोर्ड क्लीन शीट नहीं रख पाते हैं तो वो क्लीन शीट का बोनस उनको डिफेंडर्स को नहीं मिलेगा। और अगर क्लीन शीट का बोनस ना मिले तो आप देख ही सकते हो वाटफोर्ड के पास बहुत बढ़िया पासर्स तो नहीं है डिफेंडर्स में से। तो इसीलिए इसका टेंशन लेने का आपको ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा यहाँ से डॉसन को आप ले सकते हो। एरियल थ्रेट पोजेस करते हैं और पासिंग के कुछ हद तक आपको पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं ये। और यहाँ से डियोप को आप रख सकते हो जो कि आपके लिए एरियल थ्रेट में और सेट पीस वगैरह में काफ़ी काम कर सकते हैं और असिस्ट पोटेंशियल भी इनका काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो मेरा फाइनल टीम कुछ इस तरह का हो सकता है। यहाँ पर आप डॉसन को रख के डियोप के जगह पर मासीना को भी रख सकते हो जिसके बारे में मैंने बताया। ठीक है, टीम काफ़ी सही लग रहा है लॉजिकली मुझे। एक रिस्क यहाँ पर यह है, अगर वाटफोर्ड जीत जाती है, ठीक है, और क्लीन शीट रख के जीत जाती है या फिर ऐसा कुछ अगर होता है तो ये टीम फ्लॉप हो सकती है। और कोई ज़्यादा मुझे दिक्कत नज़र नहीं आ रहा है। सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन सारी जनता जो करेगी डीनी और एंटोनियो के साथ ही जाएगी। मेरे ख्याल से आपको पहले एंटोनियो के साथ जाना चाहिए, इनका करंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है। उसके बाद अगर आप चाहो तो डीनी के साथ भी जा सकते हो एज ए वाइस कैप्टन। और अलग हट के रहने के लिए सबसे बढ़िया चॉइसेस जो मेरे लिए होंगे, इस्माइल असार यहाँ से, जेरड बोवेन यहाँ से। ठीक है, मैंने यहाँ पर फॉर्नाल्स को नहीं रखा है क्योंकि उतना पेनिट्रेशन मुझे इनका नज़र नहीं आता है। अगर आप चाहो तो ह्यूजेस के जगह पर आराम से फॉर्नाल्स को ऐड कर सकते हो। गोल स्कोरिंग थ्रेड वो ह्यूजेस से ज़्यादा वोजेस करेंगे और मतलब डायरेक्ट अटैकिंग प्लेयर हैं क्योंकि, तो इसीलिए। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। काफ़ी धीरे से और काफ़ी अच्छे से समझाने का कोशिश मैंने करा है। आई होप आपने समझ लिया होगा। रिस्क एक ही है, वो है डिफेंसिव थर्ड में कौन से प्लेयर आपको लेना है। बाकी और कोई रिस्क लेने की जगह नहीं है। बाकी लगभग मुझे सेम ही लग रहा है। बड़ी लीग के लिए फिर से ही अच्छा मैच है अगर आप 2-3 प्लेयर्स ऑल्टरनेट करके मल्टीपल टीम्स बना सको तो। तब तक के लिए अच्छा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन ज़रूर हो जाना। आखिरी मोमेंट पे बहुत सारी अपडेट्स वहाँ पर आती हैं। अगर आप वहाँ पे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आप नहीं हो तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो और स्पेशली जब वो चीज़ें फ्री की हैं। तो ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।